आसी बहुत ज़्यादा ही शर्माई जा रही थी। वह कुछ नहीं कह पा रही थी। सरोजनी जी उसे ले जाकर के सोफे पर बैठा दी और खुद भी उसके पास बैठ गई। मधु भी आकर के आसी के बगल में बैठ गई। सरोजनी जी कहने लगी, बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अर्नब ने तो अपने दिल की बात हम लोगों से बता दिया। आशी बेटा, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मन कह रहा है। क्या अर्नब तुम्हें पसंद है? अर्नब इस वक्त डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठे हुए बस आशी को ही घूरे जा रहा था और वह क्या कह रही है उसके जवाब का वेट कर रहा था। आशी बहुत ज़्यादा ही शर्माए जा रही थी। वह बोले तो क्या बोले, अर्नब तो उसे पसंद था ही, पर वह दुनिया वालों की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी। वह यह नहीं चाह रही थी कि उसकी वजह से खुराना परिवार को कोई भी तकलीफ़ हो या फिर कोई उनकी तरफ उंगली उठाए। थोड़ी देर सोचने के बाद आशी सरोजनी जी का हाथ पकड़ के कहने लगी, दादी माँ, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस घर से हूँ उस घर के बारे में तो आप अच्छे से जानती हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट यह दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ कहेंगे, आपके घर के ऊपर उंगली उठाएंगे मेरी वजह से। मैं यह नहीं चाहती हूँ। वैसे अर्नब जी को तो मैं भी पसंद करने लगी हूँ, बट यह दुनिया। अभी वह इतना कह ही रही थी कि सरोजनी जी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, बेटा तुम इन दुनिया वालों की फिक्र बिल्कुल भी मत करो। यह दुनिया वाले कभी किसी की अच्छाई चाहते ही नहीं हैं। और रही बात हमारे घर के ऊपर उंगली उठाने की, तो किसी की भी मजाल नहीं है कि हमारे ऊपर उंगली उठा दें। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और यह सारी बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अर्नब सब कुछ संभाल लेंगे। आसी फिर से कहने लगी, मगर हमें अंकल आंटी ढूंढ रहे होंगे और अगर उन्हें मेरी भनक भी लगी तो मैं यहाँ हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी? वह लोग तो मुझे जीते जी मार डालेंगे या फिर वह मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। यह सुनते ही अर्नब फ़ौरन से आसी के पास आता है और उसके करीब बैठ जाता है और कहने लगा, आशी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं, ताकि पूरी तरीके से आप इस घर की हो जाएंगी और मेरी हो जाएंगी, ताकि आपके ऊपर कोई भी उंगली तो क्या एक नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता है। और मैं नहीं चाहता कि एक भी वजह बने आप यहाँ से चली जाएं, कोई आपको मुझसे जुदा कर ले, और एक यही ऑप्शन है कि हम दोनों शादी जल्द से जल्द कर लें। इतना सुनते ही किशोर जी कहने लगे, बेटा शादी कोई खेल नहीं है और इतनी जल्दबाजी में शादी भी नहीं होती है, और वैसे भी सब कुछ सही चल रहा है, इतना टेंशन लेने की फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। हमारी तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता है, और आपको तो पता ही है ना कि हमारी पहुंच कहाँ तक है। अगर कोई भी आशी के तरफ आँख उठाकर भी देखा या फिर आशी के बारे में कोई इस शहर में पूछेगा भी, तो सबसे पहले हमें ही खबरियों से पता चल जाएगा। तो और ज़्यादा इन सब के बारे में ना सोचिए, आप लोग बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अर्नब आशी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आशी, अब समझ में आया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, इतना दूर कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हैं। और आप हमारे साथ रहती भी तो नहीं है ना, रहती तब पता चलता आपको कि हम क्या चीज़ हैं। इतना कहकर वह वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। सरोजनी जी कहने लगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बढ़िया है और इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती है, ठीक है? तो ज़्यादा मत सोचिए, रिलैक्स रहिए। मधु बहुत चुप होकर के सब कुछ सुन रही थी और फिर वह अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगी, माय डियर बेस्टी कहूँ या फिर भाभी कहूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई ने बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं हमारे दोनों के बीच में। अब बताओ दादी माँ, मैं अब आशी को आशी जी कहूँ, भाभी कहूँ या फिर क्या कहूँ? सरोजनी जी यह सुनकर के स्माइल कर दी और कहने लगी, तुम्हारा जो दिल करे वह आशी को कहकर बुला लो, हम कुछ नहीं कहेंगे।
मगर शादी हो जाने के बाद तुम आशी को भाभी कहकर ही बुलाना। यह सुनकर के आशी फेस बनाते हुए कहने लगी, दादी माँ आप भी ना। और इतना कह करके वह सरोजनी जी के गले लग जाती है। सरोजनी जी भी उसे गले लगा लेती हैं। इतना नोक झोंक करने के बाद में मधु कहने लगी, अब चले कॉलेज। इतनी देर में ही अर्णव अपने कमरे से ऑफिस का बैग लेकर आ जाता है और कहने लगा, आज आशी कॉलेज नहीं जाएगी, मैं आशी को बाहर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सरोजनी जी कहने लगी, वाह बेटा क्या बात है, मैं तो यही ही कहने वाली थी कि आप आशी को कहीं घुमा लाइए, आप तो बहुत अच्छे हस्बैंड साबित होंगे। और आशी की तरफ देखते हुए कहने लगी, आशी बेटा आप तो बहुत ही लकी हो जो कि अर्णव इतने बदल गए आपके लिए और आपको इतना चाहने लगे हैं। आज मैंने पहली बार देखा है अर्णव को इतना बदले हुए। तभी मधु कहने लगी, सच में भाई आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, आपने आशी को इतना पसंद करने लगे हैं, आप मुझे वह खुशी दिए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मधु ही खुश लग रही थी आशी के लिए। यह सुनकर के आशी फ़ौरन से मधु के गले लग जाती है। मधु भी आशी को गले से लगा ली और अपनी बाहों में भर लेती है और कहने लगी, रिलैक्स बेबी, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप मेरे ही यहाँ रहोगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, रोना नहीं बेबी प्लीज़। और इतना सुनकर के बाकी के सभी लोग हंसने लगे। अर्णव भी हंस पड़ा। मधु और आशी का हाथ पकड़ के उन्हें गले से लगा लिया। आशी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही शर्माई जा रही थी और अर्णव से दूर होना चाहती थी। सरोजनी जी कहीं आशी को आपके साथ घूमना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि उनके होने वाले हस्बैंड कैसे हैं और कैसे उनके साथ में बात कर रहे हैं। आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और इन्हें भी तो कोई पहचानेगा ना। अर्णव कहने लगा, दादी माँ मैं अभी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कल मधु का जन्मदिन है और मैं उस दिन इंगेजमेंट का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, इसलिए आशी को अच्छा सा ड्रेस दिलवाने जा रहा हूँ और मधु को भी, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। इतना सुनकर के सरोजनी जी और किशोर जी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने बहुत अच्छा सोचा, तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही सोचते थे सबके बारे में। अर्णव कहने लगा, दादाजी आप भी चलिए ना, हम लोग साथ में चलते हैं और अच्छा सा शॉपिंग करते हैं। सरोजनी जी कहने लगी, नहीं बेटा आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना, आप ही अपने डिज़ाइनर से हमारे लिए कपड़े डिज़ाइन करवा दीजिएगा, हमको आप लोगों के बीच में जाने का मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, आप लोग एंजॉय करिए। इतना सुनकर के अर्णव कहने लगा, ओके दादी माँ, मैं डिज़ाइनर को बोल करके आप दोनों के लिए अच्छा सा ड्रेस बनवा दूँगा। किशोर जी, हाँ बेटा आप लोग जाओ मज़े करो, हमें नहीं जाना है, कमज़ोर हड्डियाँ हो गई है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है। अर्णव, दादाजी आप तो मेरे हीरो हो, फिर आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो। इतना सुनकर किशोर जी हंस पड़े और कहने लगे, बेटा समय इंसान को बूढ़ा बना देता है, वरना इंसान तो अंदर से जवान रहता है। और सब लोग उनकी बातें सुनकर हंस पड़े थे। फिर अर्णव मधु और आशी का हाथ पकड़ के कार की तरफ लेकर जाता है और वह कार का गेट खोल के आशी को कार में बैठने के लिए बोलता है। आशी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी, पर उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि उसका होने वाला हस्बैंड इतना उसका केयर कर रहा है। मधु कहने लगी, वाह भाई आप तो अभी से ही बीबी के गुलाम हो गए, बहन को भूल बैठे, वेरी बैड। अर्णव उसके सर पर प्यार से मारता है और कहता है, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल, चलो बैठो, तुम्हारे लिए भी तो मैंने दरवाज़ा खोल रखा है ना, चलो बैठ जाओ माय डियर क्यूट सिस्टर। मधु भी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठकर सब शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अर्णव अभी भी मिरर में ही आशी को घूर घूर कर देखने जा रहा था। अब आशी उतना शर्मा नहीं रही थी, बल्कि वह भी मिरर में देख लिया करती थी। उसकी भी नज़र अर्णव से मिल ही जाती थी और यह महसूस करके आशी का दिल धक से हो जाया करता था। यही नोक झोंक करते हुए अर्णव, आशी और मधु
तीनों शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। वह बहुत ही वीआईपी लोगों का मॉल था और उस मॉल में अर्नव ने राशि का हाथ पकड़े हुए लेकर जा रहा था और वहाँ पर एक बहुत ही वीआईपी बुटीक था जो कि उसमें केवल लेडीज़ ड्रेस ही मिलते थे और बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे। अर्नव ने पहले से ही वहाँ पर कॉल करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। अर्नव यहीं से अपने कपड़े डिजाइन करवाता था और मधु के लिए भी। मधु अर्नव को देखकर वह लेडीज़ पहचान गई और कहने लगी, आइए मिस्टर खुराना, मैं कब से आप लोगों का ही वेट कर रही हूँ। अर्नव कहने लगा, आपके शॉप का सबसे बेस्ट ड्रेस हो वो मुझे दिखाइए। यह सुनकर के वह लेडी अंदर की तरफ जाने लगी। अंदर बहुत सारे डिजाइनर ड्रेस टंगे हुए थे जिसे देख कर के आशी एकदम से चौंक गई थी। उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि वह कभी ऐसी जगह पर भी और ऐसे ड्रेस के लिए भी आ सकती है। वह तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसकी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। वह एकदम से बड़ी बड़ी आंखें करके सभी ड्रेस को देखे जा रही थी और अर्नव उसे अच्छे से समझ रहा था कि आशी इस जगह पर आकर के यह सब देखकर हैरान है। वह फ़ौरन से आशी के हाथों को पकड़ लिया ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो और वह उसके हाथों को थामे हुए कहने लगा, आप ज़्यादा सोचिए मत, इन ड्रेसों में जो भी आपको पसंद हो वह आप अपने लिए ले सकती हैं। आशी अर्नव की तरफ देखते हुए कहने लगी, पर तभी मधु आकर कहने लगी, परवर कुछ नहीं मैडम जी, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकती हैं। भाई हमें वह सब दिलवा देंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आप भाई की होने वाली पत्नी हैं और मेरी भाभी हैं, तो डोंट वरी, आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। भाई है ना, वह किस काम के हैं, वह हम पर लुटाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे इतने सारे पैसों का। इतना सुनकर के अर्नव कहने लगा, जी बिल्कुल, मधु बिल्कुल सही कह रही है, आप मधु की बातें सुना करिए, मधु आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया करेगी। वेल डन माय सिस्टर। इतना सुनकर के आशी हंस पड़ी। मधु आशी के हाथों को पकड़ के वह ड्रेस देखने लगती है। दोनों ने अपने लिए बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल गाउन सिलेक्ट कर ली और दोनों खरीदारी कर चुकी थी। अर्नव को इस वक्त फ़ोन आ गया, उसे ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया था। वह मधु से कहने लगा, तुम आशी के साथ में घर चली जाओ, मुझे ऑफिस जाना होगा क्योंकि बहुत अर्जेंट काम आ गया है। मधु कहने लगी, भाई हम भी चलते हैं ना आपके साथ ऑफिस, और आशी भी आपका ऑफिस को देख लेगी। इतना सुनकर अर्नव थोड़ी देर में सोच में पड़ गया, कहने लगा ओके, और फिर वह दोनों को अपने कार में बिठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। कार खुराना इंटरप्राइज जाकर रुकी और दौड़ते हुए असिस्टेंट बबलू कार का दरवाज़ा खोलता है और कहने लगा, सर कुछ लोग आपसे मीटिंग के लिए बोल रहे हैं। यह सुनकर के अर्नव बहुत ही रौबदार आवाज़ में कहने लगा, मैंने फाइल रात को ही रेडी कर चुका था और सुबह होते ही भिजवा दिया, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है उन लोगों को। इतना कह कर के वह कार से बाहर निकला और राशि के तरफ का दरवाज़ा खोला और बबलू को कहा, जल्दी से फाइल रेडी करो, मैं देखता हूँ। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने इतना रौब दिखाएं। आज एक दूसरा रूप अर्नव का आशी देख कर के हैरान थी। वह कभी नहीं सोची थी कि अर्नव ऐसा भी हो सकता है, पर वह इस वक्त ऑफिस में काम के प्रेशर की वजह से था। आशी अच्छे से समझ रही थी। अर्नव आशी का हाथ पकड़ के कार से बाहर किया और फिर मधु भी साथ में आ गई। आशी और मधु हाथ पकड़े हुए अर्नव के पीछे पीछे जा रही थी। अर्नव इस वक्त बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में जा रहा था, जैसे कि वह हर बार जाता है बिना किसी पर नज़र घुमाए, राजा की तरह। उसके पीछे आशी और मधु को देखकर सब चौंक कर देख रहे थे। मधु को तो फिर भी ज़्यादातर लोग पहचान रहे थे, पर आशी को कोई भी नहीं पहचान रहा था। सब लोग आशी को ही घूर कर देख रहे थे, क्योंकि आशी इतनी खूबसूरत थी ही कि लोग उसको देखे बिना रह नहीं पा रहे थे। और अर्नव यह चीज़ नोट कर चुका था। वह फ़ौरन से सबके सामने ही आशी का हाथ पकड़ लिया और कैबिन में लेकर जाता है। सब लोग उसके तरफ देखकर हैरान हो गए थे। लड़कियां तो पूरी तरह से हैरान थी कि आज तक अर्नव खुराना कभी भी किसी लड़की की तरफ
आंख उठाकर नहीं देखता और फिर आज इस लड़की के हाथों में हाथ डाल करके अपने कैबिन में लेकर जा रहे हैं। ज़रूर यह लड़की उनके लिए ख़ास है। मधु कैबिन में आते ही कहने लगी, वाह भाई, आपने तो कैबिन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। इतना कह करके वह सोफे पर जाकर बैठ जाती है, पर आशी तो इस वक्त वहीं पर खड़ी थी। यह देख कर के अर्णव कहने लगा, आशी जी आप क्यों खड़ी हैं, आप भी बैठ जाइए, थक गई होंगी। आशी कहने लगी, नहीं तो मैं नहीं थकी हूँ, मैं तो गाड़ी से आई हूँ। फिर इतना सुनकर के अर्णव राशि के पास आया और कहने लगा, आशी जी आप गाड़ी से उतरी और बाहर से ही चलकर इस कैबिन तक पहुँची हैं, तो जाहिर सी बात है आप थक गई होंगी। जैसे कि इस वक्त मधु थक चुकी है और जाकर के बैठ गई है, तो फिर आप भी बैठ जाइए ना। इतना कहकर के आशी का हाथ पकड़े हुए उसने सोफे पर बैठा दिया और बोला, ये ऑफिस कैसा लगा, अब यह आपको ही संभालना है। आशी बहुत हैरान थी और कहने लगी, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाऊँगी, मैं कैसे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मधु कहने लगी, मैं भी आपके साथ हूँ, आप थक चुकी होंगी, मुझे अच्छे से पता है, आप आराम करिए। भाई आप जाओ, अभी आशी से बात कर ही रहा था कि इतने में अर्णव का पीए आ गया और कहने लगा, सर वह लोग आपसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं, आप फ़ौरन चलिए, वो लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं। इतना सुनकर अर्णव दांत पीसने लगा और कहने लगा, जब देखो तब कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब ही कर रहा है। अभी बताता हूँ कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट शामत आ गई है जो कि इस तरह से। अभी वह अपनी बात कंप्लीट करता कि मधु कहने लगी, बस भाई आप गुस्सा मत करिए, हो सकता है आपके ही काम के लोग हो। इतना सुनकर अर्णव मधु की तरफ देखता है और कहने लगा, जब तुम नहीं जानती हो तो फिर ज़्यादा बोला मत करो। इतना कह करके वह खड़ा हो गया। आप दोनों को जो भी चाहिए आप लोग मंगवा लेना। मधु खास करके आशी का ख्याल रखना, क्योंकि आशी यहाँ की रूल नहीं जानती है, पर तुम तो सब कुछ जानती हो, और मैं यूँ गया और यूँ आया। इतना कह करके वह आशी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से सहलाकर वहाँ से चला गया। मधु कहने लगी, आशी जी आप क्या लेंगी, भाई का स्पेशल ऑर्डर है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। तो मिस आशी अर्णव खुराना जी क्या लेना पसंद करेंगी आप। इतना सुनकर के आशी मुंह बनाते हुए कहने लगी, मधु आप बहुत ज़्यादा ही बदमाशियाँ करने लगी हैं और मैं नाराज़ हो जाऊँगी आपसे। मैं आपकी दोस्ती और दोस्त ही रहूँगी हमेशा, और यह रिश्ता हमारे बीच कभी नहीं बदलेगा और ना ही कोई इसे बदल सकता है, चाहे हमारे रिश्ते कहीं भी जुड़ जाए, समझिए आप। इतना सुनकर के मधु कहने लगी, अच्छा सॉरी गलती हो गई। अच्छा बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगी। आशी कहने लगी, बस कॉफ़ी। इतना सुनकर के मधु एक कॉल करती है और रिसेप्शनिस्ट से 2 कॉफ़ी मंगवाती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओके मैम, बस 5 मिनट में आपकी कॉफ़ी आपके कैबिन में पहुंच जाएगी। उधर अर्णव मीटिंग रूम में जाता है तो वहां पर 2-3 लोग बैठे हुए थे जो कि अर्णव का वेट कर रहे थे। यह देख करके अर्णव भी पूरा गुस्से से तिलमिला उठा था, क्योंकि वह लोग मिस्टर कुमार के आदमी थे, जो कि मिस्टर कुमार के साथ बहुत साल पहले डील हुआ करता था। पर एक बार कुमार ने अर्णव के साथ धोखा कर दिया था, जिस वजह से अर्णव खुराना मिस्टर कुमार से डील करना छोड़ दिया था और कुमार की कंपनी के शेयर्स को भी खरीद कर बर्बाद कर दिया था। वही वह अर्णव से उसका प्लान जानना चाहते थे ताकि उसके प्लान पर खुद काम कर सके, और अर्णव ऐसा क्यों करेगा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा ही उन लोगों को सुनाया और कहने लगा, फालतू के डील लेकर के मेरे पास आइंदा आज के बाद कभी नहीं आना, वरना मैं तुम लोगों का वो हाल करूँगा कि तुम लोग इस मुंबई में जी नहीं पाओगे चैन से। क्योंकि वह लोग अर्णव का कंपेयर किया करते थे। अर्णव रग रग से वाकिफ था, वह दूर से ही इंसान को देख करके जान जाता था कि वह उसके ऑफिस में किस लिए आए हैं और क्या करने आए हैं। वह फाइल्स उनके मुंह पर मारते हुए कहने लगा, निकल जाओ मेरे ऑफिस से और कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाना।
इतना कहा करके वह मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। वह तीनों मुंह लटकाए हुए वहां से चले जाते हैं। उनका काम तो अधूरा रह गया। उन्हें लगा कि अर्नव उन्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन अर्नव तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेता था। तो फिर यह तो तीनों फंटर ही थे, तो क्यों नहीं पहचानेगा। वह फौरन से गुस्सा में ही अपने कैबिन में आया और अपने चेयर पर बैठ गया। आशी उसे गुस्सा में देख करके डर गई। मधु कहने लगी, भाई क्या हुआ, मीटिंग में सब कुछ ठीक तो है ना? वह कहने लगा, नहीं मधु, वह दिग्विजय कुमार के आदमी थे जो कि मेरे प्लान्स चोरी करने आए थे और मुझे पता न चले ऐसा उन लोगों ने प्लान बनाया था। पर तुम्हें तो पता है ना अच्छे से कि मेरी नज़रों से कोई बच नहीं सकता है, वह चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। इतना सुनकर मधु कहने लगी, हाँ भाई मुझे तो पता है, आप तो पहले से ही इंसान को देखकर ही पता कर लेती हैं कि वह इंसान क्या चाहता है। अर्नव को गुस्सा होते हुए देख कर के आशी कहने लगी, मधु हम घर चले? इतना सुनकर के अर्नव कहने लगा, हाँ चलते हैं ना घर, हम भी चलेंगे घर। आप लोगों ने कुछ खाया पिया या सुबह से ही मेरे साथ शॉपिंग कर रहे हैं? मधु कहने लगी, भाई मैंने कॉफ़ी मंगवाई थी और हम दोनों ने मिलकर पी भी ली। दादी माँ भी फ़ोन की हुई थी, हमें घर चलना चाहिए जल्दी से। अर्नव कहने लगा, हाँ चलते हैं ना। और वह फिर से मधु और आशी का हाथ पकड़े हुए अपने कैबिन से ऑफिस की तरफ निकल गया। और फिर वह जा रहा था तो सभी लोग उन्हीं के ऊपर नज़र गड़ाए हुए थे और देख रहे थे कि यह लड़की कौन है। अर्नव जब चला गया तो बबलू से सब पूछने लगे कि बबलू सर यह लड़की कौन है, आप तो सबको जानते होंगे ना। बबलू को भी नहीं पता था कि आखिर यह लड़की है कौन, पर इतना ज़रूर वह जानता था कि यह मधु की फ्रेंड है और अभी इन्हीं के घर में रहती है। बबलू कहने लगा, इनकी ही कोई रिलेशन की है और शायद मधु मैम की फ्रेंड है। इधर अर्नव, मधु और आशी की कार सरोजनी खुराना बंगले में पहुँचे। अर्नव जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, सरोजनी जी कहने लगी, अर्नव बेटा आओ, हम लोग कब से तुम लोगों का ही वेट कर रहे हैं, आओ जल्दी से लंच करते हैं। इतना कह करके वह डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। उधर अर्नव कहने लगा, दादी माँ हम लोग हाथ मुँह धोकर फ्रेश होकर आते हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इतना सुनकर के सरोजनी जी कहने लगी, ओके बेटा। और वह तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। पर अर्नव को कहाँ चैन था, वह तो आशी के लिए पागल हुए जा रहा था। वह अपने कमरे में गया तो था, जैसे ही मधु अपने कमरे में गई वह फ़ौरन से अपने कमरे से निकलकर आशी के कमरे में आ गया और धीरे से आशी का दरवाज़ा लॉक कर दिया। आशी इस वक्त वॉशरूम में थी, दरवाज़ा लॉक नहीं था, वह फ़ौरन से वॉशरूम में चला गया। आशी इस वक्त बिना दुपट्टे के थी और वह अभी हाथ धो रही थी कि अर्नव उसे पीछे से उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके पीठ सीधे जाकर के अर्नव के सीने से जाकर लगा। अचानक से ऐसा करने से आशी घबरा गई, पर अगले ही पल उसे छुअन को फील कर वह शांत हो गई। आशी का दिल इस वक्त बहुत शोर कर रहा था और कहने लगी, आप यहाँ कैसे? अर्नव इतना सुनकर कहने लगा, आशी मैडम शायद दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी और जाहिर सी बात है मैं तो वहीं से आऊँगा ना, अब तो दीवार तोड़कर तो नहीं आ सकता हूँ। और इतना कहते हुए वह अपने हाथों को आशी के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। आशी महसूस कर सिहर उठी थी क्योंकि आशी उस टच को फील कर सकती थी। आशी का हाथ भींगा हुआ था, इसलिए वह अर्नव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अर्नव कहने लगा, तो आशी जी आपको आपका ऑफिस कैसा लगा, आपको पसंद आया? यह बात सुनकर आशी कहने लगी, हाँ ऑफिस तो बहुत अच्छा है, पर वह लोग बहुत ज़्यादा ही घूर कर देख रहे थे। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, कोई बात नहीं, अब मेरी वाइफ ही इतनी खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है कि लोग तो देखेंगे ही ना। आशी कहने लगी, अच्छा पर आप इतना गुस्सा क्यों थे? आपका गुस्सा देखकर मैं डर गई। अर्नव बोला, ओहो वो गुस्सा सिर्फ ऑफिस तक ही रहेगा, डोंट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। आशी अभी मुझे फ्रेश होने दीजिए ना, मुझे हाथ मुंह धो लेने दीजिए।
दादी माँ नीचे इंतज़ार कर रही हैं। जल्दी से हम लोगों को चलना चाहिए ना। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, कोई बात नहीं, दादी माँ थोड़ा वेट कर लेंगी, पर मुझे कुछ चाहिए। इतना सुनकर आशी पीछे हो जाती है और कहने लगी, नहीं अर्नव जी, आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिए ना। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब गलत है। अर्नव, कुछ गलत नहीं है आशी जी, मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ और आप इस तरह से मुझसे दूर रहीं। अर्नव मुंबई का रईस ज़्यादा था, वह खुले मन का था, पर आशी तो गांव में थी, वह थोड़ी इन सब चीज़ों से दूर रही थी। पर आजकल क्या हो रहा है, आशी को भी सब कुछ पता था। वह अर्नव से दूर हटे जा रही थी। वह इस वक्त बिना दुपट्टे लिए हुए थी। वह इस वजह से काफ़ी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। अर्नव कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? एक न एक दिन तो आपको इन बाहों में ही आना है, तो फिर आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? इतना सुन कर के आशी शर्म से पूरी तरह से लाल हो गई थी और कहने लगी, जबकि तब देखी जाएगी, पर अभी यह सब गलत है, आप सही नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए ना, वरना कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, आप चले जाइए ना। आशी बहुत ही क्यूट सा मुँह बनाते हुए बोली। प्यारी सी आवाज़ को सुनकर और देखकर अर्नव को आशी पर और ज़्यादा ही प्यार आ रहा था और वह आशी के गाल खींचते हुए कहने लगा, ओके आशी जी, जैसा आप ऑर्डर करें, तो मैं जाऊँ? आशी कहने लगी, हाँ जाइए। अर्नव, पक्का मैं जाऊँ? आशी, हाँ बाबा, पक्का आप जाइए, वरना दादी माँ देखेंगी तो क्या कहेंगी। अर्नव, दादी माँ देखेंगी तो कहेंगी कि एक हस्बैंड अपनी होने वाली वाइफी को बहुत ज़्यादा ही प्यार और केयर कर रहा है, और कुछ नहीं कहेंगी। और वैसे भी दादी माँ पुराने ख्यालातों की नहीं है, वह नई जमाने वाली दादी माँ है। आशी, फिर भी आप जाइए। अर्नव, पक्का मैं जाऊँ? आशी, हाँ बाबा, आप जाइए तो। अर्नव, नहीं जाता, आप एक बार मुझे रोक नहीं सकती हैं, आप मुझे अपने से दूर क्यों भगाती रहती हैं? और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, और बाकी लड़कियां मुझ पर मरती हैं। ऑफिस में मेरी सारी फीमेल एम्प्लॉय मुझ पर जान देती हैं, मैं तो उन्हें नज़र उठाकर भी नहीं देखता हूँ। अगर एक बार नज़र उठाकर देख लिया तो बस मेरी नज़रों से ही सब घायल हो जाएंगी और मेरे पर जान लुटा देंगी, और एक आप हैं। यह सुनकर आशी, तो फिर आप उन्हीं लोगों के पास चले जाइए ना, फिर आप मेरे इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? आपको पता है तो फिर आप उन्हीं लड़कियों के साथ जा कर के बातें करिए, जो मर्जी शो करिए। इतना सुनकर अर्नव स्माइल करते हुए कहने लगा, अच्छा जी, मेरा बच्चा, आर यू जेलस? इतना कह कर के वह आशी को अपने सीने से लगा लिया। आशी का हाथ भींगा हुआ था, वह कितना भी बच रही थी अर्नव को ही टच ना हो, बट अर्नव का शर्ट उसके हाथों से टच हो गया। यह देख कर के आशी कहने लगी, वो मैं आपको इसलिए रोक रही थी ना, लग गया ना मेरे हाथ आपकी शर्ट पर। इतना देख कर के अर्नव कहने लगा, तो क्या हुआ बच्चा, यह पानी तो है, सूख जाएंगे, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है, आप तो मेरी जान हो ना। और यह क्या चीज़ है, ऐसे शर्ट तो क्या, मैं आपके लिए तो 1000 बार अपनी जान न्यौछावर कर दूँ, फिर यह शर्ट क्या चीज़ है। इतना सुनकर आशी हैरानी से अर्नव को देखने लगी, क्योंकि वह सपने में भी नहीं सोची थी कि इतना प्यार करने वाला उसे कोई हमसफ़र मिल सकता है। वह मन ही मन बहुत ज़्यादा ही अपने भगवान को शुक्रिया कहे जा रही थी। अर्नव उससे दूर हुआ और उसके माथे को किस कर लिया और कहने लगा कि दादी माँ वेट कर रही होंगी और दादी माँ को वेट नहीं करवाना चाहिए, है ना। अर्नव कहने लगा, माय बेबी, आप सच में बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, तो चलिए फटाफट चलती हैं। इतना कहकर वह जाने लगा, पर वह तो हाथ मुँह धोया ही नहीं। आशी कहने लगी, पर आपने तो हाथ मुँह धोए ही नहीं। तो फिर अर्नव बोला, उफ़, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको देखता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ, सब आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों मुझे दिख जाती हैं।
आप क्यों मुझे दिख जाती हैं आशी? आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं अर्नव जी? मैं अब क्या करती? इतना कह कर के आशी उससे दूर हो गई। अर्नव कहने लगा, ओके पापा, कान पकड़ता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है, सॉरी, गलती मेरी है, मैं तो आपको तंग किया और मैं अपने बातों में आपको फंसा दिया। अच्छा, मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, खाना खाकर आते हैं, उसके बाद आप जो भी पनिश करेंगी मैं चुपचाप से मान लूँगा। इतना कहकर वह आशी के ही वॉशरूम में हाथ मुँह धोने के लिए चला गया। आशी तो अपने होश में ही नहीं थी, क्योंकि अर्नव का आज दूसरा रूप देखी, जो कि अर्नव ने घर पर कभी अपना गुस्सा नहीं दिखाया था, जो काफ़ी ही गुस्सा और अकड़ वाला था, और जिससे देख कर के आशी डर भी गई थी। अर्नव अब समझ गया था कि आशी उसे देखकर डर रही है, पर अर्नव तो आशी के सामने कभी ऐसा आने का सोचा भी नहीं था। अभी आशी सोचों में खोई हुई थी, उसे होश नहीं था। अर्नव वॉशरूम से आकर बस आशी को ही जी भर के देखे जा रहा था और उसी में खो चुका था, पर उसे अचानक से होश आया कि दादी माँ उन लोगों का वेट कर रही होंगी। तो अर्नव फ़ौरन से आशी के पास आया और बेड से दुपट्टा उठाकर आशी के सर पर रखते हुए बोला, आशी जी अब चले। आशी फ़ौरन से होश में आई और कहने लगी, हाँ हाँ चलते हैं। उसे बस आशी को चुपचाप देख रहा था और कहने लगा, कहाँ खो गई थी मेरे ख्यालों में? आशी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हाँ अर्नव, ऐसा क्या बात था, क्या सोच रही थी मेरे बारे में? कुछ गलत तो नहीं ना? आशी, नहीं पापा, मैं गलत क्यों सोचूंगी आपके बारे में? आप इतने अच्छे हो, मेरा इतना ख्याल करते हो, फिर मैं गलत क्यों सोचूंगी आपके बारे में? इतना कहकर आशी दरवाज़ा ओपन कर दी। बाहर मधु खड़ी थी। मधु को देखकर आशी शर्मा गई और कहने लगी, आशी आप इतना लेट क्यों आई? मैं कब से वेट कर रही थी ना, और फिर बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो दादी माँ ने कहा जाकर देखो, आशी और अर्नव अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं देखने चली आई। भाई के कमरे में गई तो भाई का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, अंदर तो कोई था ही नहीं। मधु का आवाज़ सुन कर के अर्नव आशी के पीछे दरवाजे से लग कर के छुप गया था, ताकि मधु उसे देखे ना। अगर मधु उसे देख लेती तो पूरा हल्ला कर देती और उसकी बहुत कान खिंचाई करती, इसीलिए वह छुप गया था। आशी कहने लगी, मुझे नहीं पता अर्नव जी कहाँ हैं, शायद उन्हें कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया होगा, वह बालकनी साइड में होंगे, तो हम लोग चलते हैं, वह आ जाएंगे। इतना कह कर के वह मधु का हाथ पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। मधु कहने लगी, हाँ आप सही कह रही हैं, और वह भी आशी के साथ जाने लगी। आशी पीछे मुड़कर देखी तो अर्नव ने उसे एक आंख मार दी, क्योंकि अर्नव को उसने आज बचा जो लिया था, नहीं तो मधु ने तो आज उसकी पूरी तरह से टांग खींच दी। अर्नव आशी को ही जाते देख रहा था, क्योंकि आज उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि अर्नव की गलतियाँ आशी ने आज छुपा ली। इस वजह से अर्नव और भी ज़्यादा आशी के लिए पॉजेसिव हो रहा था कि आशी बहुत अच्छी है। आशी डाइनिंग हॉल के चेयर पर बैठ गई, मधु भी उसके साथ वाले चेयर पर बैठ गई। तब तक अर्नव भी आ गया और ठीक आशी के सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ गया। सरोजनी जी कहने लगी, इतना देर क्यों हो गया है? अर्नव, दादी माँ, वह मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसीलिए मुझे लेट हो गया। आशी अपना सर झुकाए बस अर्नव की बातों को सुने जा रही थी और खुद में ही सोच रही थी, अर्नव कैसे झूठ बोल रहे हैं दादी माँ से। अभी वह सोच ही रही थी कि अर्नव डाइनिंग टेबल के नीचे से आशी के पैरों को टच कर दिया। आशी चौंक गई और चीख पड़ी थी। उसकी चीख सुनकर के अर्नव के अलावा सभी लोग आशी की तरफ देखे और पूछने लगे, क्या हुआ है आशी, आप इस तरह से चौंक क्यों रही हैं? आशी जब महसूस करी कि अर्नव ने नहीं कुछ कहा, मतलब अर्नव ही हैं जो कि मुझे तंग कर रहे हैं, तो वह कहने लगी, कुछ नहीं दादी माँ, वो एक्चुअली मेरी उंगली दाल में चली गई और दाल गर्म है। सरोजनी जी कहने लगी, बेटा थोड़ा संभल कर, कहाँ ध्यान है? यह सुनकर के मधु बोली, अच्छा जी, दाल गर्म है या फिर सामने बैठे भाई को देख कर के कुछ। अभी वह अपनी बात कंप्लीट करती कि आशी कही, मधु जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों ऐसे सोचती हैं, प्लीज़ खाना खाइए आप।
उधर अर्नव बस आशी के पैरों को बार बार टच किए जा रहा था। आशी अब करे तो क्या करे, अब किसी तरह से अर्नव को तो झेलना ही था, क्योंकि वह इतना अच्छा जो था। वही सरोजनी जी बस स्माइल किए जा रही थी। सबने मिलकर लंच कर लिया और फिर सरोजनी जी कहने लगी, आप लोगों ने क्या क्या खरीदा। आशी कहने लगी, दादी माँ आप चलिए हमारे कमरे में, हम दिखाते हैं आपको कि हमने अपने लिए क्या क्या लिया है। मधु और आशी सरोजनी जी को पकड़ के अपने कमरे में लेकर जाती हैं, पर अर्नव दूर से ही देख रहा था। उसे भी बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था अपने फैमिली को इतना खुश देख कर के। और आशी के आने के बाद तो वह लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए थे और वह भी उनके पीछे गया। किशोर जी लंच करने के बाद लाइब्रेरी में चले गए। उनको थोड़ा रेस्ट करना था और वह रेस्ट अपने बुक को पढ़कर किया करते थे। मधु और आशी सरोजनी जी को अपने कमरे में लेकर गई। मधु, दादी माँ यह देखिए, यह मेरा गाउन है, आपको कैसा लगा। सरोजनी जी मधु का गाउन देखकर कहने लगी, मधु बेटा यह तो बहुत ही प्यारा है, आप जब पहनेंगी तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेंगी। मधु का गाउन पिंक कलर का था। मधु को पिंक कलर बहुत ज़्यादा ही पसंद था। मधु ने आशी का भी गाउन दिखाई। आशी का रेड कलर का गाउन था। सरोजनी जी कहने लगी, आप दोनों ड्रेस को अपने ट्राई करके तो दिखाइए कैसा लग रहा है, आप लोगों के ऊपर देखना चाहूँगी। इतना सुनकर मधु कहने लगी, ओके दादी माँ, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। और वह चेंजिंग रूम में चली गई चेंज करने के लिए। आशी अभी भी सरोजनी जी के पास बैठी हुई थी। सरोजनी जी कहने लगी, बेटा आप खुश तो हो ना। आशी यह सुनकर कहने लगी, दादी माँ आप यह कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो यहाँ इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ, आप अच्छे से जानती हैं कि। अभी वह कुछ कहती कि सरोजनी जी कहने लगी, हाँ बेटा मुझे पता है कि आप क्या क्या दुख झेल चुकी हैं, मुझे यह नहीं कहना चाहिए, पर आप यहाँ खुश रहें यही तो मैं चाहती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, जो भी बात हो आप मुझसे खुलकर कह सकती हैं। आशी सरोजनी जी का हाथ पकड़कर कहने लगी, दादी माँ डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि आप जैसे मुझे माँ मिली है तो मैं खुश क्यों नहीं रह सकती हूँ। आपने तो वह खुशी दी है जो कि मैं वर्षों से चाहती हूँ। आपको पाकर मैं बहुत ज़्यादा ही लकी समझती हूँ खुद को, और यहाँ इस घर में आकर के मैं दुनिया की हर खुशी पा चुकी हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो भी कहेंगी मैं वह खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। दादी माँ आप फिर से ऐसी बातें मत कहिएगा, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। इतना कहकर के आशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर सरोजनी जी उसके आंसू पोंछती हैं और कहती हैं, यह आंसू किस लिए, और आशी को अपने गले लगा लेती हैं। और यह सब कुछ कोई दरवाजे पर खड़े होकर के देख और सुन रहा था, तो वह अर्नव था, जो अपनी दादी माँ और आशी को बातें करते हुए देख रहा था कि सब कितना प्यार कर रहे हैं आशी को। इतने में मधु भी चेंज करके आ चुकी। मधु एक एंजल की तरह लग रही थी और कहने लगी, दादी माँ देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। सरोजनी जी आप तो एकदम एंजल की तरह लग रही हैं। और मधु को अपने काजल से उसके एक टीका लगा दी और कहने लगी, मेरी बेटी को नज़र ना लगे, और मधु को गले लगा लेती हैं। आशी मधु सच में आप तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं, लगता है कि आप किसी को टक्कर देने वाली है, शायद कोई आप पर मर मिटेगा। इतना सुनकर मधु शर्मा गई और कहने लगी, आशी आप भी ना कुछ भी। अर्नव आशी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, पर आशी अर्नव को नहीं देख रही थी। सरोजनी जी कहने लगी, आशी अपना ड्रेस आप भी ट्राई कर लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इतना सुनकर आशी भी चेंजिंग रूम में चली गई और वह कुछ देर में चेंज करके आ गई। उसे देखकर अर्नव तो उसी में खो गया था। वह रेड गाउन आशी पर बहुत ज़्यादा ही जच रहा था। उसे देख कर के कोई भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाया था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। अभी तो वह अच्छे से रेडी भी नहीं हुई थी, फिर भी वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। इस पर अर्नव अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, पर सामने सरोजनी जी और मधु भी थी, इसीलिए वह
किसी भी तरह से खुद को कंट्रोल किए हुए था। सरोजनी जी भी आशी को काजल का टीका लगाई और कहने लगी, किसी की नज़र न लगे आपको भी, आप बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं और अब आप दोनों आराम करिए, मैं भी थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मधु कहने लगी, ओके दादी माँ। सरोजनी जी कहने लगी, अब मैं चलती हूँ, आप लोग भी आराम करिए। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। अर्णव अभी भी देख रहा था। आशी और मधु आपस में ही बातें कर रही थी। यह देख कर कि अर्णव को रहा नहीं जा रहा था। वह मधु के पास आया और बोला, कितना बातें करती हो माय डियर सिस्टर, अब रहने भी दो ना, चलो आराम करो और आशी को भी आराम करने दो। यह सुनकर मधु कहने लगी, अच्छा भाई, आज आशी को बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र हो रही है, आशी जी को आराम करने दो। नहीं, यह मेरी पहले बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद आपकी कुछ भी होगी। पहले तो मेरा हक है आशी पर, और अभी आशी कहीं नहीं जाएंगी। वह आशी का हाथ पकड़े हुए अर्णव को कह रही थी, आप कमरे से चले जाइए। आशी खुद में ही मुस्कुराए जा रही थी। यह देखकर के अर्णव बहुत ज़्यादा ही अंदर से गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह आशी को अपनी बाहों में भरना चाहता था, पर मधु आशी को जाने देना ही नहीं चाहती थी। आशी उसका चेहरा देखकर बता सकती थी कि अर्णव अंदर से गुस्सा हो रहा है, पर वह चुप थी, क्योंकि मधु उसका हाथ पकड़े हुए थी और आशी उसका बहुत ज़्यादा ही फिक्र करती थी। इसीलिए मधु की वह बातों को न माने ऐसा नहीं हो सकता। अर्णव ने मधु को प्यार से सर पर थप्पड़ लगाया और कहने लगा, मधु तुम बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रही हो, आशी को छोड़ो, मुझे आशी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर भी मधु कहने लगी, जी नहीं भाई, मुझे आशी से बात करनी है, कल की पार्टी के लिए आप जाओ, मैं आशी को खुद ही जाने के लिए कह दूंगी। कुछ देर बाद अर्णव जानता था कि मधु जो चाहती है वो करके ही रहती है, इसीलिए वह चुप रहा और वह कमरे से चला गया। यह देखकर आशी थोड़ी सी उदास हो गई और मधु से कहने लगी, आपको क्या मुझसे बात करनी है, बोलिए जल्दी। मधु कहने लगी, कोई भी बात नहीं है, बस मैं तो भाई को थोड़ी परेशान करना चाहती थी, पर आपके भाई गुस्सा हो गए हैं, मुझे पता है। यह देख कर के मधु कहने लगी, अच्छा जी, आप इतने जल्दी भाई के बारे में भी सोचने लगी, अच्छी बात है। इस तरह से मुंह बनाते हुए मधु को देख कर के आशी उसके गाल पर किस कर लेती है और उसे गले से लगा लेती है और कहने लगी, माय डियर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही खास हो, उसके बाद ही कोई है, और आप आराम करिए, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ ना, प्लीज़ अब मैं जाऊँ। मधु स्माइल करते हुए, ठीक है आप जाइए। आशी अभी कमरे से निकल ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसे अपने कमरे में लेकर गया और दरवाजे से लगा दिया और दरवाज़ा फ़ौरन से लॉक कर दिया। और यह सब इतनी जल्दी हुआ कि इन सब चीज़ों के लिए तो आशी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और वह बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। जब उसके सामने अर्णव का फेस आया तो वह रिलैक्स हुई और कहने लगी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं तो डर गई थी। अर्णव उसके ऊपर झुकते हुए कहने लगा, मेरे रहते हुए आपको कौन हाथ लगा सकता है, मेरे अलावा जो करूँगा मैं ही करूँगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना सुनकर आशी की आंखें बड़ी हो गई और वह अर्णव को हैरानी से देखने लगी। अर्णव आशी का हाथ पकड़ के अपने हाथों में लेकर उसे दबाने लगा और कहने लगा, आप वहाँ से आ क्यों नहीं रही थी, आप भी यही चाहती थी ना कि आप मेरे करीब ना आए, आप तो भागती रहती है ना मुझसे, आपको तो बहाना चाहिए मुझसे दूर रहने का। पर माई जान, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मुझसे कितना भी बचने की कोशिश करिए पर मैं आपको बिल्कुल भी बचने नहीं दूंगा। इतना कहकर आशी की कमर पर अपने हाथों से रब करने लगा और आशी के होठों पर अपने होठ रख दिया। तो उन्हें उनके हाल पर इस वक्त छोड़ देते हैं और आगे कल कंटिन्यू करते हैं। उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आदित्य कहने लगा, तो अपनी जबान फिसलने का खामियाजा भुगतो। यह पकड़ो और अभी के अभी पहनकर तैयार हो जाओ। उसने उसकी ओर एक नाइट ड्रेस फेंकते हुए कहा, यह क्या है, खोल कर खुद ही देख लो। इशिता ने जब वह खोली तो देखती है वह तो नाइट ड्रेस है और वह दूर फेंक दी। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, माफ़ करिए। आदित्य कहने लगा, जितनी बनाने की कोशिश करोगी न उतना ही मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही बड़ा करूँगा। सुनकर के इशिता मजबूरी में वह नाइट ड्रेस पहन ली, लेकिन जैसे तैसे उसने वह नाइट ड्रेस पहन के आई जो कि बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग था, जिसकी वजह से उसका सफ़ेद बॉडी उसे साफ दिखाई दे रहा था और दमक रहा था। ठंडा मौसम में भी आदित्य ने उसे यह ड्रेस पहनने पर मजबूर कर दिया था। खुद को आईने में देखकर इशिता को शर्म आ रही थी, लेकिन डर से उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। आज से पहली कभी नहीं ऐसा ड्रेस पहनी हुई थी। वह बहुत ज़्यादा ही उलझन में थी। आदित्य कहीं बाहर चला गया था। आदित्य का दिल एक पल के लिए डर के मारे धड़क गया था। जब इशिता की नज़र आदित्य पर पड़ी थी वह बुरी तरह से घबरा गई थी। इशिता का उस पर डर सवार था कि बिना सोचे समझे उसके सोफे से खड़ी हुई। इतने में ही वह गिरने वाली होती है कि उसकी कलाई आदित्य ने पकड़ लिया और उसे गिरने से बचाया। इस पर अपनी कलाई छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। बेवकूफ़ लड़की, ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वह आगे बढ़ी तो आदित्य ने अपनी तरफ खींचा। आदित्य वैसे खींचा कि वह आदित्य के ऊपर सीधे गिरी। अभी वह उल्टे ही इससे पहले कि वह उठती तो आदित्य घुटते हुए उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींचा। वह घबरा उठी थी। उसके चेहरे को देखने लगी थी। उसके जरा सा ऊपर होने से उसकी खूबसूरती पर आदित्य की नज़र जा रुकी। आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर उसे खींचा, उसे दूर हटाया और वह ज़मीन पर दूर जा कर के गिरी। आदित्य 2 कदम उसकी ओर बढ़ा। इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। आदित्य अपने शर्ट उतारकर फेंक दिया, उसकी ओर बढ़ने लगा, जबकि इशिता घबराकर पीछे जाने लगी और वह दीवार से जा लगी। उसकी नाइट ड्रेस नीचे फंस चुकी थी। उसकी खूबसूरती को और भी अलग हो गया था और वह अपने इस रिएक्शन से बिल्कुल भी अनजान थी। प्लीज़ आदित्य, मुझे छोड़ दो, बोले जा रही थी। आदित्य और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तुम्हें भी तुम्हारी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। तभी आदित्य उसका पैर पकड़कर खींचा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वह एकदम से रोने लगी थी। यही तुम्हारी सज़ा है। तुमने मेरे पापा को मेरे प्यार के बारे में बताया। मुँह बंद रखती तो वह मेरे पास होती। तुम्हें पता है कि वह मुझसे नाराज़ हो गई है और मुझसे बात भी नहीं कर रही है और मेरा सारा जोश तुम पर उतरेगा। उसकी आंखों में खून उतर रहे थे। वह सोचने लगी कि कभी यहाँ से भाग जाएगी। तभी आदित्य ने झटके से उसे अपनी बाहों में लिया और बिस्तर पर ले आया, जबकि वह बेबसी की हालत में उसे देखे जा रही थी। आप मेरे साथ ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह डरते हुए उससे कह रही थी। अपने आप से पूछ रही थी, क्यों नहीं कर सकता हूँ? अभी कोई आवश्यक है। इस वक्त इस समय तुम्हारे मेरे अलावा कोई भी नहीं है और तुम पूरी तरह से मेरे काबू में हो। फिर क्यों मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि तुम्हारी तबीयत, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? वह बहुत ज़्यादा डर रही थी। वह कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पीरियड्स। इतना बोलकर वह चुप हो गई। उसमें बहुत ही आदित्य को अपनी परेशानी बताई। कुछ देर तक आदित्य उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। अगले ही पल उसके होठों से हंसी छूटने लगी थी, लेकिन वह अपनी हंसी को दबा लिया था और इशिता के सामने बेवकूफ़ समझती हो, यह बहाना बनाकर तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। हरगिज़ नहीं। उसकी खूबसूरती को देखते हुए आदित्य ने अपना रुख बदला। तुम बहुत छोटी हो, इस वजह से आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें किया है न उसे मैं भूलूंगा नहीं और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। बंगले में कोई न होने की वजह से आदित्य ने इशिता को इतना डरा दिया था कि वह उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। जब सभी लोग बाहर से आए तो उन दोनों को देखकर उमा जी आगे बढ़े थे। शहर वाले अपार्टमेंट में नहीं गए थे क्या? यहीं पर थे। आदित्य ने बोल दिया। वह मैं रात में ही आया था। और उसकी मम्मी पापा यह सुनकर के बोले, चलो ठीक है। ये बात सुनकर सरोजनी बोली, अगर रात में भी आदित्य आया हुआ होगा तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अभी इन दोनों की शादी होने ही वाली है। इतना सुनकर के इशिता और भी ज़्यादा डर चुकी थी। वह कम एज की थी और तुमने क्या समझ रखा है खुद को, जैसे चाहे मनमानी करोगी। धर्मेंद्र जी भी बहुत ज़्यादा ही गुस्से से आदित्य को बोले जा रहे थे। सरोजनी कहने लगी, भैया इसी में सबकी भलाई है कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। यह सुनकर के इशिता हिचकियाँ करने लगी थी। वह बोली, माँ उन्होंने तो कुछ नहीं किया।
मेरे हिसाब से पूरी रात हम लोग अलग अलग कमरे में थे, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुना और वह सोचने लगी कि आज सबने उसे शैतान के आगे डाल रखे थे। उसी चक्कर में कमरे में एक जख्मी शेरनी की तरह बैठी हुई थी। मुझे नहीं करनी है शादी इस इंसान से मम्मा, वह सोचने लगी। कैसे समझाऊं सबको? वह काम करती हूँ, भाग जाती हूँ। वह दिल ही दिल में प्लानिंग कर रही थी और फिर दिल बड़ा करते हुए उसने भागने का इरादा पक्का कर लिया। लेकिन वह आदित्य से कैसे बचती, उस पर अभी तक डर में थी। लेकिन फ़िलहाल में अभी यही वादा किया कि वह यहाँ से भाग जाए। रात तक बंगले में रौनक लग चुका था। इस बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ज़्यादा लोग इन्वाइटेड नहीं थे। इशिता खुद को अकेली मजबूत कर रही थी। कुछ देर के लिए ही सही उसे अकेला छोड़ दिया गया तो एक बड़ी सी चादर निकाल करके वह खुद को छिपाई। एक पल के लिए इशिता के कदम कांपा, पर वह सब करना उसे भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वह तो आदित्य से बचना चाहती थी। सरोजनी जब कमरे में आई तो देखती है कि इशिता नहीं है कमरे में। वह बाहर आई और बताने लगी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी। अभी अभी वह उर्वशी से मिलकर आ रहा था और उर्वशी से मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि वह इशिता से शादी करने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन जब बंगले में दाखिल हुआ उसे पूरी तरह से यह खबर सुनकर टूट चुका था। उर्वशी पता नहीं कितने लड़कों के साथ रहती थी, कितनी रातें बिता चुकी थी और वह किसी को भी प्यार नहीं करती थी। वह तो बस पैसों के पीछे भागने वाली लड़की थी और वह आदित्य अपनी आंखों से देख चुका था उसे किसी और लड़के के बाहों में। लेकिन अभी वह यही आदित्य देखा था, पूरी तरह से टूट चुका था। उसके आंखों में खून उतर रहा था जैसे कि वह दुनिया में है ही नहीं। और इधर बंगले में आया तो इशिता खो चुकी थी, गुस्से में था। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वह गाड़ी निकाला बाहर निकल गया। इशिता ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी। अभी रास्ते में भानु प्रताप यानी कि कुछ वहाँ का क्रिमिनल था, उसे रास्ते में मिल गई और उसे देखकर उसने कहने लगा, कहाँ जा रही हो? इतने में ही आदित्य वहाँ आ गया और आदित्य ने इशिता का हाथ पकड़ के बंगले के पीछे के रास्ते से लेकर आया, जैसे कि रिश्तेदारों को कुछ पता न चले। तभी दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति आदित्य था। कमरे को लॉक करने की आवाज़ सुनकर उसकी सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी। आदित्य ने अपनी शेरवानी उतार कर दूसरी तरफ फेंक दी। अगले ही पल उसने वॉशरूम गया और उसके बाद अंदर शख्स गुस्सा भरा हुआ था कि अगले ही पल वह इशिता के सामने बैठ गया, जिसका चेहरा बिल्कुल भी सफ़ेद हो चुका था। इशिता बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, लेकिन उन गुलाबी गालों पर थप्पड़ों के निशान साफ मौजूद थे जो कि उसकी माँ ने उसे थप्पड़ लगाई थी और अगले ही पल वह गिरने वाली होती है। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भरा और गोद में उठाकर बेड पर रखा। वह उसके चेहरे पर अपना हाथ देता उसको हल्के से हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उस पर आदित्य का डर इस कदर छाया हुआ था कि वह अपने घर कर चुका था। आदित्य ने अगले ही पल उसके चेहरे पर झुक गया, उसके गालों को सुन पाया। इसी तरह से गहरी सांस ली थी। ओपन योर आइज इशिता पर झुके हुए धीमी आवाज़ में सरगोशी कर रहा था। इशिता के कान में उसके शब्द सुनाई दिए। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। इशिता को आंखें खोल के देख उसके पीछे उसे खींचकर अपनी बाहों में पकड़ लिया था और एक गहरी सांस लिया था। न जाने क्यों इशिता को बेहोश देख करके वह इतना ज़्यादा डर गया कि डर के मारे उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। एक पल को लगा कि वह इशिता को खो चुका है। वह उसे इतना डरी थी कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था। अभी उसे अपने सामने करके फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसे निहारने लगा था। जोर से आंखें खोलकर एकटक देखे जा रहा था। इशिता आदित्य को अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसने इतना क्यों उसे डरा दिया है। उसके सामने देखकर वह अपने बेबस होकर बैठी थी। इशिता का चेहरा अभी आदित्य के हाथों में उठा दिया। एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। जब आदित्य ने हल्के से आगे बढ़कर उसके हाथों को छुआ था तो इशिता पर पूरी तरह से चौंक गई थी और डर भी गई थी। दोनों के लव एक दूसरे में टकराए, दोनों के शरीर में एक करंट सा बढ़ गया था। लेकिन अगले ही पल आदित्य इशिता को खुद के और करीब कर लिया था और दोबारा उसके होठों पर अपने होठ रख दिया था और उसने कहने लगा था। तभी इशिता बोली, आदित्य। तो आदित्य उसके होठों को छोड़ा, उसका धीरे धीरे दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया। उसके ऊपर किसी बादल की तरह छा गया तो वह बहुत ज़्यादा ही घबरा गई। उसे डर से कांपते देखकर उसने उसके गले पर धीरे से अपना हाथ रखा था। मैं तुम्हें कोई भी दर्द नहीं दूंगा, कोई भी सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ढेर
सारा मोहब्बत करूँगा। तुम्हारा डर निकालना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। सीने में एक नरम नाजुक दिल है मेरा, जिससे कि ढेर सारी भावनाएं भी है। मेरे प्यार की नमी को महसूस करोगी तो सारा डर निकल जाएगा। और धीरे धीरे करके आदित्य निशानियाँ उसके बॉडी पर छोड़ने लगा था और डर निकालने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इशिता कहने लगी, उस लड़की से प्यार करते हैं क्या चैप्टर बंद हो चुका है। इतना सुनते ही आदित्य ने धीरे से अपना लव उसके बॉडी से हटाया और बोला था, मैं नहीं निभाऊंगा वह बहुत ज़्यादा ही। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें बताकर भी क्या करूँगा। और इतना समझ लो कि और मुझे उस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है। और क्योंकि तुम्हें मेरी पत्नी हो, लेकिन असल हकीकत तुम हो जो अब मेरे सामने बैठी हो, मेरी जायज़ बीबी। और मैं अपनी सारी मोहब्बतें तुम पर लुटाना चाहता हूँ। तुम उर्वशी को भूलकर मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। आदित्य की आंखों में प्यार के दिए जल रहे थे। उसकी आंखों की मोहब्बत इशिता को नज़र चुराने पर मजबूर कर रही थी। आदित्य ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसके चौड़े सीने पर जा गिरी थी। उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे के नक्श को छू रहा था। लेकिन आदित्य जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इशिता का दिल बोला, क्योंकि आज मैं अपनी सारी हदें तुम पर लुटाना चाहता हूँ। यह कहते ही उसने पीछे से गर्दन से पकड़ते हुए उसके लबों को अपनी कैद में कर लिया और अपने लबों पर रख दिया। कुछ देर के लिए इशिता उसकी पकड़ से फड़फड़ाती, लेकिन अगले ही पल वह भी उसकी बाहों में खुद को छोड़ चुकी थी। रात का अंधेरा था, हल्की रोशनी में उन दोनों ने दूसरे की संगत में सब कुछ किए जा रहे थे और सब कुछ भूल चुके थे। सुबह इशिता के दिल से आदित्य के लिए जो डर बैठा हुआ था निकल चुका था और वैसे बहुत प्यार और प्यार भरी वजह से देखने लगी थी। जबकि आदित्य बेखबर सो रहा था। सोते हुए इतना मासूम सा लग रहा था कि अचानक ही इशिता अपने होठों को उसके माथे पर रख दिए थी। उसके लबों का छुअन पर आदित्य अपने आंखों को खोला, सामने ही अपनी पत्नी को देखा। फिर से उसे अपनी बाहों में समेटकर गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी बोलकर कहने लगा, इतनी जल्दी नहाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे लगता है और तुम्हें दोबारा नहाना पड़ेगा। कहते हुए जैसे ही उसने इशिता के साथ शरारत करना चाही, इशिता उसे हल्के से चपट लगाते हुए आदित्य के बाजू को छोड़ दी। जबकि आदित्य हो करते हुए चिल्लाया, बड़ी जंगली हो तुम तो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम ऐसी हरकत भी कर सकती हो। यह सुनकर के इशिता कहने लगी, आपको पता है ना मुझे नहाने से कितना डर लगता है, इसीलिए कुछ होता है तो दोबारा मैं नहीं नहाऊंगी, तो इसीलिए मैं मुझसे कोई शरारत करने की कोशिश ना करे। इतना कहते ही वह वहाँ से बाहर भाग गई थी। आदित्य अपना हाथ पकड़े हुए और मन ही मन हंस पड़ा था। तो इशिता बाहर गई। बाहर जाते ही वह अपनी माँ से टकरा गई। उसकी माँ सरोजनी कहने लगती है कि इतना भी खुशी क्या लगता है, जैसे कि तुम्हें तो पूरी बात भी भूल गई हो। यह बंगला और पूरी जायदाद अपने नाम करवाना है, समझ गई। यह सुनकर के इशिता थोड़ी सोच में पड़ गई थी और वह अपने माँ को देखने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि यह पैसे जायदाद को लेकर के उसके और आदित्य के रिश्ते में कोई दरार हो। वह आदित्य को अंदर ही अंदर पसंद करने लगी थी। उधर सरोजनी अपने में ही बातें कर रही थी कि तुम सुन रही हो ना मेरी बात की। नहीं, इतना बोलते ही इशिता हाँ सुन रही हूँ माँ, वह बोली। अनमने ढंग से अपनी माँ की तरफ देखने लगी थी। यह बात कह करके उसकी माँ वहाँ से चली गई थी। इशिता उसे दिन सबके लिए किचन में जाकर के हलवा बनाई थी और सभी को डाइनिंग टेबल पर उस हलवे को सर्व करने लगी थी। लेकिन अभी तक आदित्य नहीं आया था। वह उसके कमरे के तरफ देख रही थी कि कब आदित्य आए। इतने में ही आदित्य अपने कमरे से तैयार होकर के निकला और जैसे ही वह आया, इशिता की नज़र आदित्य से मिली तो आदित्य ने इशिता की तरफ देखते ही हुए एक आंख मार दी। इशिता यह करते देखकर आदित्य की तरफ से नज़रें फेर ली और वह बुरी तरह से शर्मा गई थी और सोचने लगी कि आदित्य यह तो बहुत ज़्यादा ही अलग हो गया है। एक रात में ही ऐसा क्या हुआ कि वह इतना बदल गया है, फिर पहले तो ऐसा नहीं था। फिर सोची कि शायद उसके प्यार ने उसे बदल दिया है। अपने सर को झटक दी। इतने में ही आदित्य डाइनिंग टेबल के चेयर पर आकर बैठ गया और बोला, मुझे अपने हाथों का बनाया हुआ हलवा नहीं दोगी क्या। यह सुनकर के इशिता अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और वह हलवा आदित्य की तरफ बढ़ाई। वह हलवा दे रही थी कि आदित्य के हाथों से उसका हाथ टच हो गया। इस पर आदित्य को इस बार टच बहुत ज़्यादा ही खुशी फील करवा रहा था। इशिता फ़ौरन से हलवा देकर वहाँ से हट गई। यह देख करके सभी अपने में ही मुस्कुराने लगे थे। तभी रमा जी कहने लगी, हलवा तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। यह सुनकर के उमा जी बोले, हाँ तो
हमारी बहू है, हमारी बहू के हाथों का हलवा है तो अच्छा तो होगा ही ना। सरोजनी कहने लगी, आखिर बेटी किसकी है। इतना सुनकर के आदित्य भी कहने लगा कि बेटी आपकी होगी बाद में, अब मेरी पत्नी है। और यह सब सुनकर के सभी डाइनिंग टेबल पर हंसने लगे थे। तभी रमा जी तिजोरी से अपने सोने का हार निकाल करके इशिता को खाने की रस्म पूरी करने के लिए दे दी और बोली, यह लो बेटा, अब से यह तुम्हारा है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी मेरी सासू माँ ने मुझे यह दिया था और अब यह तुम्हें मैं सौंप रही हूँ, इसे संभाल कर रखना। इशिता लेते हुए बहुत खुशी के साथ अपनी सास को दिखे जा रही थी। तभी आदित्य बोला, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ लेकिन मुझे एक काम है इशिता, क्या तुम मेरे साथ कमरे में आ सकती हो। इतना सुनते ही इशिता बोली, हाँ। तो रमा जी ने कही, जाओ बेटा देखो उसे क्या चाहिए। आदित्य तो कहकर चला गया था तो इशिता भी उसके पीछे ही गई। जैसे ही वह कमरे में गई तो आदित्य ने उसकी कमर पकड़ के उसे बेड पर सुला दिया और उसके ऊपर खुद ही आ गया। इस तरह करते हुए इशिता पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह इस सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी वह आंखें बड़ी करते हुए बोली, यह क्या हरकत है, आप तो हॉस्पिटल जाने वाले हैं ना, फिर यह सब क्या है। इतना सुनकर आदित्य बोला, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर ही दूंगा, मैं तो बस घर से बाहर जाने का परमिशन लेने आया था। यह बात सुनकर के इशिता कहने लगी, परमिशन, कैसी परमिशन। आदित्य ने उसके होठों पर अपना होठ रखकर उसको किस किया और बोला, यही है मेरा परमिशन, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर के उसे बस दोनों गालों को छुआ और वह वहाँ से चला गया। यह छुअन पाकर इशिता इस वक्त फूले नहीं समा रही थी, उसे कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था। इतने में ही उसकी माँ वहाँ पर आ गई। आते ही बोली, तुम यह क्या हरकत कर रही हो, तुम जिस काम के लिए आई हो वह काम क्यों नहीं कर रही हो। इतना सुनते ही इशिता पूरी तरह से गुस्से में हो गई और बोली, माँ मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ अपने पति के साथ। यह बंगला जायदाद मेरी ही तो है ना, और मेरा पति मेरा है तो यह सब कुछ मेरा ही होगा ना। इतना सुनकर सरोजनी बोली, बेटा तुम तो काफ़ी बदल गई हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। तो यह बात सुनकर के इशिता बोली, माँ मैं बदली नहीं हूँ, बस मैं अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ और यह बंगला, ज़मीन, जायदाद, पैसे, यह सब अगर मेरा पति का है तो मेरा भी तो हुआ ना। अब इसमें कैसा बंटवारा करूँ खुद के लिए, अपने पति के नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती हूँ मैं, आदित्य से प्यार करने लगी हूँ मैं। माँ सरोजनी कहने लगी, यह बात भी सही है, वैसे आदित्य बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तो मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम बस खुश रहो, किसी भी तरह से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। इतना कह कर के सरोजनी शाम की टिकट बुक करवा लेती है शहर जाने के लिए। तभी रमा जी वहाँ आती है और कहती है, क्या बातें हो रही है माँ बेटी में। तो सरोजनी कहने लगती है, भाभी मैं अब यहाँ से जाने की सोच रही हूँ, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, आखिर यह मेरी बेटी का ससुराल है तो मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो रमा जी बोली कि आदित्य के साथ ही चले जाना चाहिए था तुम्हें भी। तो सरोजनी बोली कि नहीं भाभी, उसे हॉस्पिटल जाने की जल्दी थी, देर हो रही थी, मैं चली जाऊँगी। इतना कह कर के सरोजनी बोली, मुझे सामान पैक करने जाना है, और वह वहाँ से अपने कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। इशिता भी अपनी माँ की हेल्प करवाई और शाम होते ही सरोजनी वहाँ से चली गई। सरोजनी भी अब समझ चुकी थी कि प्यार से बढ़कर यह ज़मीन जायदाद कुछ नहीं होते हैं, प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है और वह अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, यही शुक्र था। और इशिता आदित्य के साथ बहुत खुश थी, आदित्य भी बहुत ही इशिता की केयर करता था। यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।